एक रूम है जिसमें 100 लोग और 3 कैंडिडेट हैं। उन 100 लोगों को उनमें से एक किसी को लीडर चुनना है। वोटिंग खत्म होती है, कैंडिडेट ए को आते हैं 35 वोट, कैंडिडेट बी को आते हैं 34 वोट और कैंडिडेट सी को आते हैं 31 वोट। मुबारक हो, ए जीत गया। फेयरनेस और इंसाफ से नहीं, इंसाफ तो बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज उस कमरे के 50 लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि ए लीडर बने, पर फिर भी वही बना। अगर तुम इसमें थोड़ा सा और डीप जाओ तो कैंडिडेट ए के वोटर और कैंडिडेट सी के वोटर्स का डिफरेंस कितना है? 35 माइनस 31, यानी कि 4 लोग हैं। ये 4 लोग अगर बी के पास जाता वो लीडर बन जाता, सी के पास जाते वो लीडर बन जाता। क्या अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इन 4 लोगों ने डिसाइड किया कि कौन लीडर बनेगा? क्या तुम इसे अब डेमोक्रेसी कहोगे या फिर अ फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप? इसलिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट। अब जो भी उस रूम में हुआ इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। इसका रूल बड़ा सिंपल है, तुम्हें बाकियों से आगे होना है। मेजॉरिटी नहीं बल्कि बाकियों से आगे होना है। मेजॉरिटी का मतलब होता है आधे से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे बस बाकियों से ज़्यादा होना है। एंड पता है इसकी सबसे वर्स्ट पार्ट क्या है? कि मान लो वो जो 34 वोटर थे जिन्होंने बी को वोट किया और जो 31 वोटर थे जिन्होंने सी को वोट किया, वो दोनों एक दूसरे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ए के मुकाबले में। क्या मतलब? अगर तुम बी के वोटर से पूछो ए या सी तो वो सी को चूज करेंगे, और अगर तुम सी के वोटर से पूछो बी या ए तो वो बी को चूज करेंगे। यानी कि ए हेड टू हेड कंपैरिजन में दोनों राइवल से हार गया, पर स्टिल वही लीडर बना। अब इस वोटिंग सिस्टम को देखने के बाद दिमाग में सबसे पहले ख्याल यही आता है कि क्या हम एक ऐसा वोटिंग सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें हम वोटर्स को चॉइस दें? इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा। एंड लकली ऐसा ही एक वोटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इंस्टेंट रन ऑफ, जिसमें हर एक वोटर को चॉइस दी जाती है एंड उसे रैंक करना होता है अपने फेवरेट लीडर को नंबर्स के हिसाब से 1 2 3 4। एंड अगर उसका फेवरेट लीडर हार भी जाए तो भी उसका वोट उसके सेकंड प्रेफरेंस को चला जाए। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर उस रूम में यही वोटिंग सिस्टम होता तो ए को आए 35 वोट, बी को आए 34, सी को आए 31 वोट, है ना? अब बी के वोटर्स का प्रेफरेंस कुछ ऐसा था, बी सी ए, और सी के वोटर्स का प्रेफरेंस कुछ ऐसा था, सी बी ए। अब सी एलिमिनेट हो जाता। क्यों? क्योंकि सी के सबसे कम वोट थे। यहाँ पे जो सबसे कमज़ोर लीडर होता है वो एलिमिनेट हो जाता, एंड जैसे ही सी एलिमिनेट होता उसके सारे वोट बी को चले जाते और बी 50 वोटों के साथ लीडर बन जाता। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना? अब सब खुश, या फिर नहीं? 17th सेंचुरी में फ्रेंच मैथमेटिशियन कंडर्ट ने एक चीज नोटिस की कि इवन इफ एवरी इंडिविजुअल इन द ग्रुप इज रैशनल, द ग्रुप इटसेल्फ कैन बिकम इरैशनल। मतलब अगर 10 अक्लमंद लोग मिलकर भी कोई फैसला बनाए, ऐसा हो सकता है कि वो फैसला बेतुका बने। कैसे? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? मान लो कि 3 वोटर्स और 3 कैंडिडेट हैं। अब उन 3 वोटर्स को चूज करना है उन 3 कैंडिडेट में से किसी एक को। पहले वोटर की चॉइस कुछ ऐसी है, ए फिर बी फिर सी। दूसरे की चॉइस है बी सी फिर ए। तीसरे की चॉइस है सी फिर ए फिर बी। अब हेड टू हेड कंपैरिजन करें तो ए वर्सेस बी, ए जीत जाता है। बी वर्सेस सी, बी जीत जाता है। और सी वर्सेस ए, तो ए जीत जाता है। यानी कि ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया और सी ने ए को हराया। अब ये साइकिल हमेशा घूमता ही रहेगा सालों तक, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हालांकि सभी वोटर्स जो थे वो पूरी तरीके से रैशनल थे, पर स्टिल वो सभी एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचे जो कि बेतुका है। एंड इसी को कहते हैं कंडर्ट पैराडॉक्स। अब इस सब को देखने के बाद दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जो पूरी तरीके से परफेक्ट हो, जो सबको सेटिस्फाई कर सके? एंड यही चीज़ सोची अमेरिकन मैथमेटिशियन केनेथ एरो ने। 1951 में उसने 5 रूल्स बनाए। अगर इन रूल्स को किसी भी वोटिंग सिस्टम ने सेटिस्फाई किया तो वो परफेक्ट वोटिंग सिस्टम होगा, और अगर इनमें से किसी एक को भी सेटिस्फाई ना कर सका तो वो परफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहला रूल है यूनानिमिटी। ये कहता है कि अगर सभी ए को चूज करते हैं बी के मुकाबले में तो सोसाइटी को खुद भी ए को चूज करना होगा बी के मुकाबले में। जैसे कि अगर टीचर बच्चों से पूछता है कि तुम एप्पल खाओगे या फिर बनाना, और सभी बच्चे जो हैं वो एप्पल को चूज करते हैं, तो टीचर को भी चाहिए कि वो उन्हें एप्पल खरीद के दे, ना कि बनाना। दूसरा है नॉन डिक्टेटरशिप, यानी कि किसी भी ग्रुप या फिर सोसाइटी में सिर्फ एक इंसान या फिर कुछ पावरफुल लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सबको क्या चूज करना चाहिए। डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो हर इंसान की डिसीजन की वैल्यू कर सके। तीसरा है अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, मतलब कि हर किसी इंसान को अपने हिसाब से चॉइस मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले ही रूल बना दिए जाएं कि ए को बी से पहले रखना है या फिर बी को सी से पहले रखना है। हर इंसान को उनके हिसाब से चॉइस मिलनी चाहिए, जिस हिसाब से वो चूज करना चाहे उन्हें करना देना चाहिए, बिकॉज अगर ये खत्म हो गई तो फ्री विल रहेगी ही नहीं। चौथा है ट्रांजिविटी,
या फिर तुम इसे कंसिस्टेंसी भी कह रहे हो। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, अगर सभी इंसान अपने हिसाब से ही चूज कर रहे हैं अपने लीडर को, तो एट द एंड एक ऐसा रिजल्ट जरूर आना चाहिए जो सेंस बनाता हो। ऐसा ना हो कि लीडर ए बी से जीत जाए, बी सी से जीत जाए और सी ए से जीत जाए, क्योंकि ये वही कॉन्डर्ट पैराडॉक्स वाली बात हो जाएगी। ये घूमता रहेगा हमेशा की तरह। रिजल्ट एक ऐसा होना चाहिए जो कि एट द एंड सेंस बनाए। अगर ए बी से जीतता है और बी सी से जीतता है तो ए को सी से भी जीतना चाहिए। और पांचवा है इंडिपेंडेंस इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स, यानी कि अगर ए और बी में ए जीत जाता है तो तीसरे किसी के आने पर इन दोनों का रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो ये परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 3 बच्चे, उन्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं, टी और मिल्क। अब पहला बच्चा जो है वो चूज करता है टी को, दूसरा टी को, तीसरा मिल्क को। अब टी यहाँ पे 2 वोट्स के साथ जीत चुकी, लेकिन अब उन सेम 3 बच्चों को 3 ऑप्शन देती, टी, मिल्क और जूस। अब बच्चे कुछ ऐसे वोट करते, पहला बच्चा टी फिर मिल्क फिर जूस, दूसरा बच्चा जूस टी फिर मिल्क, तीसरा बच्चा मिल्क जूस और टी। अब इस सिस्टम को ध्यान से देखो, ये वही कॉन्डर्ट पैराडॉक्स तो नहीं है ना, यानी कि जूस के आने पे पूरा रिजल्ट ही बदल गया। पहले टी जीत रही थी और अब कोई भी जीत नहीं रहा। एक परफेक्ट डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए, किसी तीसरे की इंटरफेरेंस दो के रिजल्ट को चेंज नहीं करनी चाहिए। अब केनेथ एरो ने खुद ही इनके कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया एंड रिजल्ट ये निकला कि ऐसा कोई भी वोटिंग सिस्टम है ही नहीं जो इन सभी को एट द सेम टाइम सेटिस्फाई कर सके, यानी कि वोटिंग सिस्टम कभी परफेक्ट बन ही नहीं सकती। मान लो कि अगर सच में वोटिंग सिस्टम परफेक्ट हो भी जाए तो क्या फिर हम डेमोक्रेसी को ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से फेयर है? एंड द आंसर इज नो। एक शिप है जिसमें 10 लोग हैं और वो डूबने वाली है। अब 2 लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस शिप की कमान अपने हाथों में लेंगे और इस शिप को बचाएंगे। पहले शख्स को 20 साल का तजुर्बा है, उसे पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, लेकिन वो थोड़ा सा रूड है, लोगों से हंस के बात नहीं करता, अक्सर अकेला रहता है, लोग उसे उतना पसंद भी नहीं करते, पर वो सबसे बेटर ऑप्शन है। दूसरा शख्स, उसने जिंदगी में कभी भी शिप को नहीं चलाया, इवन के किसी कश्ती तक को नहीं चलाया उसने, लेकिन अच्छा इंसान, हर किसी से हंस के बात करता है, सबको शुगर कोटिंग करता है, सबको खुश रखता है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जब वोटिंग खत्म होती है तो जो इंसान अच्छा है उससे सब वोट मिल जाते हैं एंड वो जीत जाता है एंड कुछ ही देर में उनकी वो शिप डूब जाती है। क्यों डूबी? क्योंकि उन्होंने उस शख्स को चूज किया जो उन्हें पसंद था, उसे नहीं जो उस शिप का असली हकदार था। एक कंट्री को चलाना उस शिप से भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर स्टिल हम उस शख्स को चूज करते हैं जो हमें खुशी दे सके, जो हमसे वादे करता है, उसको नहीं चूज करते जो असली वर्थ है। एंड वो शख्स उस वक्त तो हमसे ऐसे बात करता है जैसे वो हमारे लिए ही बना है, पर जैसे ही वोट खत्म होते हैं तो उसके लिए हम एक चूहे से ज़्यादा कुछ नहीं। पर अब सवाल ये आता है कि अगर ये वोटिंग सिस्टम इतना ही खराब है तो हम इसे यूज़ क्यों करते? याद है मैंने एक सेंटेंस कहा था स्टार्टिंग में, दैट डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट, एंड पता है उसके आगे क्या है? ऑल दोस अदर्स फॉर्म्स दैट हैव बीन ट्राइड। शायद ये डेमोक्रेसी काफी ज्यादा इनएक्यूरेट है, उसमें गलतियां हैं, फ्लॉज हैं, पर स्टिल जितनी भी गवर्नमेंट हमने अभी तक ट्राई की हैं उनमें से हजारों गुना बेहतर है डेमोक्रेसी। एंड रिसर्च भी यही शो करती है कि जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर बेटर इकोनॉमिक्स, हायर ह्यूमन डेवलपमेंट, लोअर करप्शन जैसी चीजें डेवलप होती हैं। एटलीस्ट यहाँ पे हमें चॉइस देने का मौका तो मिलता है ना। शायद ही सभी लोगों को उनकी चॉइस ना मिले, शायद ही सभी लोग खुश ना हो, पर एटलीस्ट उन्हें दोबारा मौका भी तो मिल सकता है ना। एंड सबसे बड़ा रीज़न डेमोक्रेसी का होने का वो ये है कि इफ़ यू कैन क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी फ्रीली, दैट इटसेल्फ इज द एविडेंस डेमोक्रेसी इज वर्थ कीपिंग।